ओके, सो हमारा भी चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सो इसमें हमने अभी तक कवर किया है नेचर ऑफ सप्लाई विच इज डिपेक्टेड इन सेक्शन 7 टू सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एंड एज पर द सेक्शन 7 देर आर वन टर्म इंटर स्टेट सप्लाई। सो इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? सो कैन यू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट सप्लाई? ओके, इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स supply in different states or two different territories or one state or one territories as per the section 7 subsection 1. In case of the imports, then it will also interstate supply. And if you are importing any type of supply, correction service supply, then it will be treated as interstate supply. Okay, next, in case of the SEZ, then you will also consider it interstate supply. And section 8 tells about the interstate supply. What do you mean by interstate supply? Means supply within the state or within the union territory. It will be treated as intrastate supply. And now अभी एक छोटा सा रिकैप करा देता हूं जो हमने परसों किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय what are the conditions which is not treated as intrastate supply. First, if you are supplying any SEZ or from SEZ, then it will be treated interstate supply, whether or not it is supply by same state or another state. For example, यदि आप उत्तराखंड के अंदर देहरादून से और देहरादून के SEZ में सप्लाई कर रहे हो, then it will be treated as interstate supply, not intrastate supply. Understood? Okay, next, supply imported goods into territory of India till they cross the custom frontier of India. For example, high sea shell. Day before yesterday, we have discussed about the what uh, what do you mean by the high sea shell? What is the EEZ and what is the India? So यदि आप एक इंडियन टेरिटरी को देखोगे तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या मानते हैं हम उसको? इंडिया। पानी के अंदर 12 नॉटिकल माइन तक इंडिया मानेंगे और 12 नॉटिकल माइन से 188 किलोमीटर यानी कि इंडियन जो टेरिटरी है उससे 200 किलोमीटर तक हम उस एरिया को मानेंगे ईईजेड। यानी कि आप लाइन खींच लो जहां से हमारा जो टेरिटोरियल वाटर स्टार्ट होता है उसके अंदर 200 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो ईईजेड होगा। एंड 200 किलोमीटर के बाद जो एरिया होगा उसको बोलेंगे हाई सी सेल। सो ये बोल रहा है कि जब हाई सी सेल में होता है तब भी हम उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे ना कि इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ द टूरिस्ट वी हैव डीपली डिस्कस अबाउट द टूरिस्ट केस कि यदि टूरिस्ट है कोई बाहर से आया है तो ही विल बी रिफंडेड आईजीएसटी। सो उसको हमेशा आईजीएसटी ट्रीटेड किया जाएगा। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द supply in territorial water. So as per the IGST section 9, टेरिटोरियल वाटर का आपको मैंने बता ही दिया कि 12 नॉटिकल माइन तक जो पानी है उसको हम इंडिया मानेंगे और 12 नॉटिकल माइन के बाद में जो भी है 188 किलोमीटर तक उसको हम क्या मानेंगे? ईजेड। ईजेड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू मी। यदि कुछ डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 12 किलोमीटर तक इंडिया, 12 किलोमीटर से 188 किलोमीटर यानी कि आप टेरिटरी लाइन से 200 मान लो या 200 में से 12 किलोमीटर माइनस कर दो 188 किलोमीटर तक ईजेड हो जाएगा। और ईजेड के बाद में यानी कि 200 के बाद में जो एरिया होगा वो होगा हाई सी सेल। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ द कस्टम और इन टर्म्स ऑफ द जीएसटी। यदि कोई आपसे पूछता हाई सी सेल देन यू विल बी कंसिडर दैट इट इज सप्लाई out of the EEZ or the Indian territory. Understood?
Okay, now we are moving on the place of supply. What do you mean by the place of supply? If you consider nature of supply, means nature of supply intrastate, interstate, then we must know about the place of supply कि place of supply किसके ऊपर डिपेंड करती है. So place of supply depend on the whether good are moving or whether good are not moving. So ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे, 5 सिचुएशन कर चुके थे ना. ओके, तो एक बार वी आर ट्राइंग टू अगेन रिकैप इट. तो सबसे पहला क्या बताया था मैंने आपको? सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन. यानी कि किसी कोई ऐसी सप्लाई है जिसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? डिलीवरी पॉइंट्स. यानी कि मैंने कोई गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व किया, देन डिलीवरी पॉइंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड? ओके. दूसरा है, यदि कोई थर्ड पार्टी से दे रहा है, थर्ड पार्टी से दे रहा है, देन इट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द थर्ड पार्टी. यानी कि उस समय रजिस्टर्ड प्लेस आपने देखना है. एंड सी केस में आता है ये जहां पर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग इन ए मोबाइल स्टोर एंड यू आर परचेजिंग ए मोबाइल फ्रॉम दैट स्टोर. सो दैट टाइम द गुड इज नॉट मूविंग. तो जो गुड आप रिसीव कर रहे हो वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. ओके. And next is, in case of the assembled or the install. Assembled or install is related with the, if you are install a Wi-Fi connection at your home, that it is the case of the install. So the place where the connection is installed, that will be place of supply. Understood? And in case of E, supply on board conveyance including the vessel and aircraft, train or motor vehicle. In this case, it is very important point. In this case, if you are board on the train or in the aircraft, for example, you are board on the train Delhi and you are going to the Dibrugarh, Assam. Okay. So in this case, where will be the place of supply? You are taking the catering service in the trains. So you are moving in different state. For example, ट्रेन जो मूव करेगी दिल्ली से यूपी, यूपी टू बिहार, बिहार से फिर आसाम के अंदर जाएगी, देन यू विल रीच द डिब्रूगढ़. सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस? जहां से आप बोर्ड हुए हो. तो जो भी आपने कैटरिंग की सर्विस लिया है, जहां से आप बोर्ड हुए हो, तो ऑल जो सर्विसेज है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी? दिल्ली. यदि आप दिल्ली से बोर्ड हुए हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली. ओके. दीज इलिस्ट्रेशन हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस, और आप एक बार फिर डिस्कस कर लेना. ठीक है. ओके. नाउ अभी आज का जो लेसन है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं. यानी कि सेक्शन 12 और सेक्शन 13. देखो, सेक्शन 11 जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट इन और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. जो सेक्शन 11 है आईजीएसटी का, सेक्शन 11 आईजीएसटी का क्या बोलता है कि मैंने सप्लाई जो बाहर से करनी है, या सप्लाई मैंने बाहर करनी है, बाहर से मतलब आउटसाइड इंडिया, और बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया करनी है, तो इस केस में सेक्शन 11 के पास जाएंगे. ओके. सेक्शन 12 के पास कब जाएंगे? सेक्शन 12 और 13 बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. यानी कि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को आपने बिल्कुल गहराई से समझना है. यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्या है? ओके. अभी आप मान लो कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो. ओके. सेक्शन जो 12 है, सेक्शन 12 है, वो क्या बोलता है? वेयर बोथ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया. अभी आपने बोला, आपने अभी सुना कि जो सेक्शन 12 क्या बोल रहा है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई करता है. एंड रेसिपिएंट, हु इज रेसिपिएंट? जो रिसीव करता है. सो इफ यू अंडरस्टूड दैट लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि सप्लायर का जो लोकेशन है वो कहां पर बता रहा है?
कहां पर? इंडिया के अंदर। ठीक है। सप्लायर ऑफ लोकेशन इन इंडिया। ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया, दोनों का जो लोकेशन है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, तब सेक्शन 12 के पास जाना है। ठीक है। अगेन रिपीट, जब दोनों का लोकेशन इंडिया के अंदर हो रहा है तब कहाँ जाना आपने? 12। एंड यदि इनमें से एक का भी लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, फिर आपने कहाँ जाना है? सेक्शन 13 के पास जाना है। ठीक है। सेक्शन 12 के पास जाना है और सेक्शन 13 के पास जाना है। अब इसके जनरल प्रिंसिपल क्या है? सेक्शन सबसेक्शन जो 2 है, 2 से स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 से स्टार्ट करो। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 ये बोलता है, जनरल प्रिंसिपल पहला जो सबसेक्शन है 2 ये बोलता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। यहां पर देखना, बिल्कुल जनरली समझना इसको। जनरल प्रिंसिपल ये बोलता है कि यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जहां उसका लोकेशन होगा, जहां आपने उसको सप्लाई दिया है, वो आपका क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने आपको आदेश दिया कि मेरे को कैटरिंग की सर्विस चाहिए देहरादून के अंदर। ठीक है। और मैं रजिस्टर्ड हूं दिल्ली के अंदर। कहां रजिस्टर्ड हूं? दिल्ली। आई एम रजिस्टर्ड इन द दिल्ली एंड आई वांट टू दी कैटरिंग सर्विसेज इन देहरादून। सो इन दिस केस, यदि मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरा जो रजिस्टर्ड प्लेस है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली। अंडरस्टूड? आई एम रजिस्टर्ड इन दिल्ली, so my place of supply will be in Delhi. Where it is, it doesn't matter whether the supply is made in Dehradun or it is made in Delhi. ये कोई मैटर नहीं करता कि मेरी जो सप्लाई कहाँ, मेरा रजिस्टर्ड प्लेस कहाँ है, वो मेरी सप्लाई होगी। यानी कि देखो, आप जनरल कॉन्सेप्ट समझो। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपने मेरे को सप्लाई किया है, तो मैंने, मेरा जो काम है, मैंने आपको टैक्स पेमेंट करना, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है। तो टैक्स, ऐसा तो नहीं है कि टैक्स वो कहीं भी, वो गवर्नमेंट आएगी और देहरादून में सप्लाई हो रही है और आपको पकड़ के बोलेगी नहीं नहीं आप टैक्स पे करो। गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जहां पर रजिस्टर्ड प्लेस है, आपकी प्लेस जहां पर आपका जो बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है, उस जगह से टैक्स कलेक्ट होगा। तो आपका जो सप्लाई है वो उस जगह ही माना जाएगा। तो यहाँ पर किस, इस केस में कहाँ माना जाएगा? दिल्ली माना जाएगा। ओके। अभी दूसरा केस आता है, कभी कभी ऐसा होता है रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड नहीं होता है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो जहां पर लोकेशन होगा उस रजिस्टर्ड, उस रेसिपिएंट का, जिस जहां पर रिसीव किया है, मतलब इस केस में देहरादून में रिसीव किया है, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी देहरादून। इफ लोकेशन, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इफ एड्रेस ऑन द रिपोर्ट एग्जिस्ट, और लोकेशन ऑफ सप्लाई इन अदर अनदर केसेस। लोकेशन ऑफ द सप्लाई इन अदर केसेस, यानी कि ये ध्यान रखना भी कि यदि मान लो कि मेरा लोकेशन ही नहीं है, देन फिर क्या करूंगा मैं? जो सप्लायर का लोकेशन है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानूंगा, जहां से सप्लाई हुई है। समझ गए? तो जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है? इफ देर इज अ रजिस्टर्ड, इफ देर इज रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, देन द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट will be place of supply. In case of the he is not registered, then the location of the recipient or the address where exist, or in case of the address is not exist, then the location of the supplier. यहाँ पर 3 बातें निकल के सामने आई है। यदि वो रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रजिस्टर्ड प्लेस के ऊपर। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसमें से 2 बात निकल के आती है। पहली बात ये है, उसका लोकेशन होगा। यदि उसका लोकेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता तो जो सप्लायर का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अंडरस्टूड? ओके। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। नाउ मूव ऑन दी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, अभी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में 4 क्लाउज है, ए बी सी डी। ए बी सी डी। ओके। दीज आर द एक्सेप्शनल केस और स्पेशल केस। तो जनरल प्रिंसिपल आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद में सेक्शन सबसेक्शन 3 ने बोला कि मेरे पास भी आ जाओ, मेरे पास भी कुछ एक केसेज है, उसको भी आप देख लो। तो आप सेक्शन सबसेक्शन 3 के पास गए और सबसेक्शन 3 ने आपको क्या पूछा? सबसे पहला सेक्शन 3 का जो ए बोलता है कि अभी इनको ध्यान से सुनना, इन 4, सबसेक्शन 3 बोलता है इन 4 पॉइंट को ध्यान से सुनना।
पहला जो पॉइंट है वो है डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, directly in relation to immovable property including service provided by architecture, interior decorator, surveyor, engineer and related to expert or estate agent or any service provided by the way of grant right to use movable property or carrying out or coordinator or construction work. देखो, इस सबसेक्शन 3 के ए पॉइंट ने क्या बोला, यदि आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आर्किटेक्ट की आप सर्विस, यानी कि किसी को मकान का नक्शा बना कर दे रहे हो, इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, या फिर उसका जो घर है उसका डेकोरेट कर रहे हो, या फिर कहीं सर्वे कर रहे हो, या फिर कोई इंजीनियर का काम कर रहे हो, या फिर कोई ग्रांट जो है वो राइट्स है जो उसको ग्रांट दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आप बोलो सबसेक्शन ए के पास आ जाओ। ठीक है। या फिर दूसरा बोलता है, आप बी की बात सुनो, बी क्या बोल रहा है। पहला तो बोल दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी जनरली समझो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि कोई घर का काम हो रहा है, प्रॉपर्टी के अंदर हो रहा है, उसमें आप आर्किटेक्ट मान सकते हो, उसमें आप इंटीरियर डिजाइनिंग मान सकते हो, उसमें आप डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर जो भी है वो मान सकते हो। ठीक है। दूसरा बोलता है चलो ठीक है ये छोड़ दो, बी के पास आओ अभी। बी क्या बोलता है, लॉजिंग अकोमोडेशन बाई होटल। किसी होटल के अंदर आप अकोमोडेट हो रहे हो। इन, इन का मतलब समझते हो, आई डबल एन। इन का मतलब होता है जो ये गेस्ट हाउस बने होते हैं, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, दैट इज इन। ठीक है। होटल में, या फिर इन में, या फिर गेस्ट हाउस में, या फिर होम स्टे में, या फिर क्लब में, या फिर कहीं कैंप साइड किया हुआ आपने, बाई वट एवर नेम इज कॉल्ड एंड इंक्लूडिंग ए हाउस बोट। या फिर आपने बोला कि आज मैंने पार्टी करनी है कहाँ पर, उसमें जाके समुद्र में जाके एक बोट मैंने किराए पे लेनी है, तो वहां पर भी ये बोल रहा है इंक्लूडिंग ए हाउस बोट और एनी अदर वेसल। या फिर तूने वेसल में कहीं पार्टी करनी है, वो सर्विस ले रहे हो, तो सेक्स इसमें बी, बी ने बोला। अभी आप सी के पास आओ। सी ने क्या बोला, अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एनी मैरिज। यदि किसी कोई मैरिज हॉल को आपने बुक किया है, या फिर आपने कोई रिसेप्शन किया है, या फिर आपने ऑफिशियल या सोशल या कल्चरल प्रोग्राम किया है, और बिजनेस फंक्शन किया है कोई उसके अंदर, या फिर कोई सर्विस है इससे रिलेटेड है। और डी बोला कि इससे ए बी एंड सी से कोई भी रिलेटेड सर्विस है, कोई भी रिलेटेड सर्विस है ए बी एंड सी से, तो फिर सब सप्लाई क्या होगी। अभी आपको चार पॉइंट पता लगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी से यदि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या फिर आप आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हो, या फिर आप उस पर सर्वेयर कर रहे हो। बी पॉइंट बोल रहा है ठीक है ओके, इसके अलावा यदि आप कहीं होटल में ठहर रहे हो, आप कहीं गेस्ट हाउस में रुक रहे हो, या फिर क्लब में रुक रहे हो, या कोई कैंप साइट है, या फिर कहीं आप बोट में पार्टी कर रहे हो समुद्र में जाके, नदी में जाके, या फिर किसी वेसल में आप पार्टी कर रहे हो, या फिर बोल रहा है कोई आप मैरिज ऑर्गेनाइज करा रहे हो, या फिर आपको बोल रहा है कोई आप सोशल कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर इन चारों से जुड़ी हुई कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देन place of supply would be location where immovable property, place of supply would be immovable property or boat or vessel as case may be located to be intend to be located। यानी कि ये बोल रहा है कि यहां पर जहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लोकेटेड होगा ना, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल, आप यदि बोट, आपकी जो बोट है वो है मुंबई पोर्ट के ऊपर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई पोर्ट के ऊपर। इस केस में यहां पर ये ध्यान रखना, रजिस्टर्ड है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। अंडरस्टूड। सेकंड ये बोलता है प्रोवाइडेड, अभी ये बोल दिया उसने ठीक है, आपकी जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन चार केस में ए बी सी डी, इन चार केस के अंदर याद रख लेना एक केस, और एक एक पॉइंट याद रखना। इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे आएगा, मिस्टर ए प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चर सर्विस इन मुंबई एंड ही इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आप एकदम लिख दोगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन दिल्ली। ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना, ये पॉइंट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ओके। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई
वहां जहां पर होगी वो होगी जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट इफ द location of immovable property or boat or vessel or intended to locate outside the India। क्या बोल रहा है? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो झोल आ गया। आउटसाइड इंडिया मतलब आपने जो पार्टी किया है वो आउटसाइड द इंडिया किया है कोई प्रॉपर्टी में, बोट के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जहां पर रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। यानी कि मेरा जो लोकेशन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी, ना कि मैं बाहर देश से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया हमको टैक्स चाहिए, और टैक्स चाहिए तो बाहर देश में टैक्स नहीं लेने जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझो कि जो है, यदि आउटसाइड इंडिया आप कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया यदि आपकी बोट है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हम आउटसाइड इंडिया नहीं मानेंगे, वो हम मानेंगे जहां पर आपका लोकेशन है। ओके। नेक्स्ट है इफ मूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल एज केस में बी लोकेटेड वन और मोर स्टेट यूनियन टेरिटरी वैल्यू शैल बी टेकन proportionately as per the contract or agreement enter into this regard or in the absence of the such contract as agreement as per rule। तीसरा जो पॉइंट बोल रहा है, ये पहला पॉइंट बोला कि जहां पर लोकेशन होगा, दूसरा पॉइंट भाई बाहर होगा, आउटसाइड इंडिया होगा, देन इट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोला कि जैसे आपने आपने एक टूर बुक किया, है ना, टूर बुक किया जिसमें कि आपने बोला कि मेरे को देहरादून घूमना है, मेरे को मसूरी जाना है, मसूरी के बाद में मेरे को चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ के बाद में मेरे को नासिक घूमने जाना है। तो आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये क्या होगी बताओ? आप तो तीन चार जगह, तीन चार स्टेट में हो गया, तो उसमें बोला प्रपोर्शनेटली होगी, जहां पर जितनी आपने पेमेंट किया उतना ही हर स्टेट की एक एक वैल्यू, जितनी आपने पेमेंट किया उतनी वैल्यू की सप्लाई हो जाएगी। इफ मूवेबल प्रॉपर्टी और वोट और वेसल और एज केस में बी इज लोकेटेड एट वन मोर देन वन स्टेट, यानी कि एक स्टेट से ज्यादा होगी, तब क्या होगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या होगी? प्रपोर्शनेट होगी। अभी इसका हम एक प्रैक्टिकल करेंगे आगे चल के ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ यू हैव क्लियर इन एक्सेप्शनल केस, देयर आर फोर एक्सेप्शनल केस: मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लॉजिंग अकोमोडेशन का, और कोई आपने मैरिज ऑर्गेनाइज किया या फिर इससे रिलेटेड सर्विस किया है। ठीक है। सो नाउ यू हैव क्लियर 12 सबसेक्शन 1, 12 सबसेक्शन 2, 12 सबसेक्शन 3। अभी चलो 12 सबसेक्शन 4 में। किसमें? 12 सबसेक्शन 4। क्या बोल रहा है? ब्यूटी ट्रीटमेंट, यानी कि आपने कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लिया है, ठीक है, आप ब्यूटी पार्लर में जाके कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ले रहे हो। ओके। फिटनेस, रेस्टोरेंट, ये याद रखना, ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं आपको, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो जो ये सर्विस लेगा, 12 सेक्शन 4 बोल सब सेक्शन 4 बोलता है, ये सर्विस जो लेगा, वहां जहां पर ये सर्विस लेगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ब्यूटी की सर्विस ले रहे हो, या फिर आप जिम में जा रहे हो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, या फिर आप कोई ग्रूमिंग क्लासेस ले रहे हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कर रहे हो, या फिर प्लास्टिक सर्जरी किया है आपके शरीर पर, तो जहां पर आपने सर्जरी कराया है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है। तो नाउ यू आर क्लियर सेक्शन 12 सब सेक्शन 4। ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन दिस सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। अभी सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो यहां पर यदि कहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो या कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हो, तो आपकी जो रजिस्टर्ड प्लेस होगा वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड, यदि वो रजिस्टर्ड है तो। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर आपने एक्चुअल सप्लाई किया, तो ये बाइफर्फिकेशन हो जाता है इन केस ऑफ दी 12 सबसेक्शन 5। 12 सबसेक्शन 4 में बाइफर्केशन नहीं है, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ जहां पर आपने सर्विस लिया वो ही होगा। ठीक है। ओके। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 6 के पास जब हम आते हैं तो क्या क्या बोलता है कि आपने अभी तक पढ़ाया कि ट्रेनिंग की लिया है, आपने ब्यूटी की सर्विसेज लिया है, अभी आप आ जाओ एडमिशन। ध्यान रखना, ये
देखो क्या है, एडमिशन टू कल्चरल, क्या है, एडमिशन वर्ड क्या आया है, एडमिशन आया है। देखो वर्ड कल्चरल तो यहाँ भी आया है, यहाँ आया है ना, सी में क्या बोला, कल्चरल बोल रहा है, आया है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, यहाँ भी बोलेगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होना। एडमिशन वर्ड आया है, क्या आया है। यदि आपने एडमिशन कहीं लेना है, एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्ट, स्पोर्ट, साइंटिफिक, एजुकेशनल, इंटरटेनमेंट इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस और सर्विस, ancillary service there too, the place where the event is actually held, क्या है, जहां पर एक्चुअली हेल्ड होना है, जहां पार्क में आपको एक्चुअल जाना है, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है। ओके, तो एडमिशन का वर्ड ध्यान रखना। ओके, तो सब 12 सबसेक्शन 6। ओके, अभी 12 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है। अ, अंकित, वन थिंग आई एम टेलिंग यू, यदि आप सेक्शन 12 और सेक्शन 13 पर आपने कमांड कर लिया आईजीएसटी में, तो देन यू हैव कमांड द जीएसटी। सबसे मुश्किल सेक्शन है ये, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। तो आपने सबसे ज्यादा कमांड करनी है इसके ऊपर, डेली रटना है, डेली रटना है। ओके, सेक्शन सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, सबसेक्शन 7 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, यहां पर क्या था, एडमि एडमिशन, यानी कि एडमिशन लेना है। यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइज कराना हो कोई कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल या आर्टिस्ट या फिर स्पोर्टिंग या फिर साइंटिफिक, एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट इवेंट, यदि आपने इसको ऑर्गेनाइज कराना है या फिर इससे रिलेटेड कोई सर्विस है, तो उसमें जहां लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जिस पर्सन का लोकेशन होगा, यदि वो रजिस्टर्ड है तो, रजिस्टर्ड है तो उस पर्सन का जो लोकेशन होगा वो होगा। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, recipient the event is actually outside, location of recipient if event is held outside India। तो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट निकल के सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि वो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा ये बोलता है रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर वो सर्विस हो रही है। और तीसरा बोला यदि सर्विस आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, 7 समझ गए। अभी 7 के बाद में ये सेम बोल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है सेम है, यदि एक से ज्यादा स्टेट में होती है तो उसकी प्रपोर्शनेट लिया जाएगा। ठीक है, प्रपोर्शनेट लिया जाएगा एक से ज्यादा स्टेट में, सेक्शन सबसेक्शन 7 के लिए। ओके, अभी आ जाओ सबसेक्शन 8 क्या बोलता है। सबसेक्शन 8 के पास जब हम गए तो उसने बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, यदि गुड्स का आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यदि कुरियर कर रहे हो, कोई मेल कर रहे हो, मान लो कि मैंने कोई गुड्स भेजना है, तो उसका जो ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जहां पर रेसिपिएंट का लोकेशन है, यदि वो रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन होगा। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ गुड आर हैंड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्ट, जहां पर आपने गुड हैंड ओवर किया है वो आपको लोकेशन माना जाएगा। ठीक है, और आउटसाइड इंडिया होगा तो फिर क्या होगा, जहां पर रेसिपिएंट का लोकेशन होगा। ठीक है। सबसेक्शन 9 क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, यानी कि बस में कोई आप पैसेंजर ले जा रहे हो तो उस केस में क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जहां पर आपका लोकेशन होगा रेसिपिएंट के, यदि रजिस्टर्ड है, यदि रजिस्टर्ड नहीं है, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो पैसेंजर वेयर द पैसेंजर एम्बार्क, मतलब जहां से चढ़ा है। ठीक है, एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूस जर्नी। ठीक है, समझ गया। यदि पैसेंजर का केस है तो उसके अंदर जहां से पैसेंजर बोर्ड हुआ है, चढ़ा है या एम्बार्क हुआ है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। Provide that where the right to passenger is given for future use and point of embarkation is not known at the point of issue right to the passage, the place of supply of such service shall be determined accordance with the provision of subsection 2। अब ये क्या बोल रहा है कि मान लो उसको पता ही नहीं है एम्बार्केशन, एम्बार्केशन पता ही नहीं लगा, इन केस ऑफ कंटिन्यूस जर्नी है, कंटिन्यूस है, तो क्या होगा, सबसेक्शन 2 के पास चले जाओ। बोला कहाँ चले जाओ, 2 के पास में चले जाओ। ठीक है, सबसेक्शन 2 के पास में चले जाओ, यानी कि या तो वो एक से ज्यादा स्टेट में होगा या फिर वो आउटसाइड लोकेशन है, तो आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो क्या होगा, रेसिपिएंट का लोकेशन होगा।
ठीक है, या फिर जहां से उसने सर्विस ली है। ठीक है। ओके। अभी आता है सेक्शन, सबसेक्शन 10, ऑन बोर्ड ऑफ द बोर्ड ए कन्वीनियंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर। ठीक है। तो सबसे आसान पॉइंट है ये। यदि जहां से आप बोर्ड हो रहे हो वो आपका जो लोकेशन है, जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फॉर द जर्नी। जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिपार्चर का, वही आपका कन्वीनियंस होगा जर्नी के लिए। ठीक है। आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तब कराऊंगा इसको प्रैक्टिकल, कि कैसे एक आदमी ने यहाँ से टिकट लिया, अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद से फिर उसने दूसरी जर्नी किया, वो बेंगलोर गया, बेंगलोर से फिर वो देहरादून आया। देन व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर ये बोला जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ओके। सबसेक्शन 11 क्या बोलता है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग डाटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग केबल डायरेक्ट टू होम, डीटीएच जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, टू एनी पर्सन। यानी कि ये बोल रहा है सबसेक्शन 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने केस है? 4 केस है। सबसेक्शन 11 में 4 केस है। ये बोल रहा है कि यदि आपने मान लो मोबाइल की कोई सिम लिया है, ठीक है, मोबाइल की सिम लिया है, या फिर आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आप डीटीएच अपने घर में कनेक्शन लगा रहे हो, तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो सबसेक्शन 11 बोला, रुको रुको मैं बताता हूँ आपको क्या होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। पहला बोला फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट सर्किट केबल और दी डिश एंटीना। यदि आपने कोई डिश एंटीना स्टेब्लिश किया है, या फिर आपने कोई लाइन स्टेब्लिश किया है जिसमें कि नेटवर्क है, तो जहां पर आपकी प्लेस है, जहां इंस्टॉल हुई है, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ये केस है डीटीएच का, केबल कनेक्शन का, या फिर टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है। दूसरा है, यदि आपने मोबाइल मोबाइल कनेक्शन लिया है, मोबाइल कनेक्शन फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस और पोस्ट पेड बेसिस, यानी कि पोस्ट पेड की आपने सर्विस ली है, उसमें क्या होगा? जो आपका बिलिंग एड्रेस होगा वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। आपने मोबाइल कनेक्शन लिया है कहां पर? मान लो कि आप यहां से गए मुंबई, आपने क्या किया, मेरे को बोला कि आप मेरे को एक सिम दे दो। आपने सिम खरीद लिया। सिम खरीदने से पहले वो उसने आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा, आपने दे दिया आधार कार्ड। जब आपने आधार कार्ड दिया तो उसने बोला ओके, आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो देहरादून होगी, क्योंकि बिलिंग एड्रेस क्या हो गया आपका? देहरादून। ओके। तीसरा ये बोलता है कि मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, डीटीएच, टेलीविजन सर्विस आर प्रोवाइड प्री पेमेंट बेसिस। अब ये तो हो गया पोस्ट पेमेंट बेसिस। यदि प्री पेमेंट बेसिस मतलब मैंने पहले रिचार्ज कराना है, जैसे कि आजकल चल रहा है कि मैंने पहले रिचार्ज कराना है, कोई वोचर है, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो वो बोलता है कि या तो फिर सर्विस का जो एजेंट, सर्विस एजेंट है, सेलिंग एजेंट है, उसका जो पॉइंट होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और या फिर वो जो वोचर बेचा है, वोचर बेचा है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो इस केस में आप ध्यान रखना कि यदि आप प्रीपेड बेसिस करा रहे हो, तो जहां पर आपने रिचार्ज कराया है, जो आपका एजेंट है, वो आप वहां पर जहां पर आपका रिचार्ज हुआ है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है। ओके। एंड डी केस के अंदर क्या बोलता है? डी केस के अंदर ये बोलता है कि यदि आपका कोई और केसेस है जहां पर मान लो कि आपका एजेंट भी नहीं है, जहां पर आपका एड्रेस भी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? एज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट एज पर रिकॉर्ड। जो रिसिपिएंट का एड्रेस होगा कोई रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 में 4 केसेस है जो कि आपके टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नाउ वी मूव ऑन दी 12 12 12 12 क्या बोलता है? बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग एंड अनदर पर्सन। अब बैंकिंग की सर्विस ये बोलता है कि यदि मान लो कि आप देहरादून के रहने वाले हो और आपने देहरादून के एसबीआई बैंक में कोई अकाउंट खुलवा रखा है, और आप चले गए मुंबई। जब आप मुंबई गए तो आपने वहां पर एक चेक बनाया, या फिर आपने एक ड्राफ्ट बनाया अपने अकाउंट से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा देहरादून, क्योंकि आपका जो अकाउंट में जो एड्रेस है वो देहरादून का है। ओके। यदि आपने ड्राफ्ट बनाया, कैश में बनवाया, तो फिर आपने क्या किया है? आपने वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी मुंबई होगी। तो ये यही बोल रहा है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ एड्रेस इज एग्जिस्ट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज एड्रेस इज एग्जिस्ट ऑन द रिकॉर्ड एज लोकेशन ऑफ सप्लायर, और अदरवाइज फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। और सेक्शन 13 क्या बोलता है? इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस की जो सर्विस होगी उसमें रेसिपिएंट का लोकेशन क्या होगा?
करेक्शन, जो यदि रजिस्टर्ड है तो उसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जो सप्लायर का लोकेशन है वही होगा इंश्योरेंस की सर्विस में। ओके, सेक्शन 4, सबसेक्शन 14 क्या बोलता है? एडवर्टाइजमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टैच्यूटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट शैल बी। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट दिया है ना? तो एडवर्टाइजमेंट ये क्या बोल रहा है कि ये इसको समझना अच्छी तरह है कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है। जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो तो, मान लो कि आपने कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ का दिख रही है? कहीं स्टेट में दिख रही है, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? आपने कहाँ का दिया है, तो उसमें बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हर एक स्टेट के जो है जितनी भी वैल्यू होगी सप्लाई की उतनी होगी, यानी कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट किया जाएगा। देखो प्रोपोर्शनेट है, टेरिटरी शैल बी proportion to the amount attributable to the service provided by the way of dissemination in the respective state or union territory। मतलब जितना आपने डिसिमिनेट किया है जिस स्टेट को, उससे प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 14 यानी कि 14 जो सेक्शन है, सब सेक्शन 14 है इसके, सेक्शन 12 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने दोबारा एक बार रीड करना है। ठीक है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज द हार्ट ऑफ IGST से, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द हार्ट ऑफ GST। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकाल सकते। यदि आप प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकालोगे फिर आप GST कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। देन यू हैव टू रीड, और स्पेशली सेक्शन 12 और सेक्शन 13 तो आपने सर्विस ऑफ सप्लाई तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ओके। सेक्शन 13 क्या बोलता है? सेक्शन 13, अभी सेक्शन 12 क्या बोला था? सेक्शन 12 ये बोला था कि जो सप्लायर का जो लोकेशन है और जो रेसिपिएंट का लोकेशन है वो दोनों इंडिया में है, यही था ना? और सेक्शन 13 बोलता है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप क्योंकि ज़्यादा आपको हो जाएगा। आप विद इन इंडिया करो, और कल इसको एक बार क्या करके लाना है, रिवाइज करके लाना है। कल मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इसकी। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही करो इसको, एंड कल फिर आपने इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, और फिर हम इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो फिर, ओके बाय।